नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के पेपर 2 की यूनिट 4 भारत के राजनीतिक विचारक डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भारत के तमाम राजनीतिक विचारकों को जाना। आज की हमारी क्लास का विषय है जयप्रकाश नारायण जी और उनके राजनीतिक विचार। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम जयप्रकाश नारायण जी की कुछ प्रारंभिक जानकारी जान लेते हैं। जैसा कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। बिहार के, जो वर्तमान बिहार है, सीताब दियारा में, सारण जिला के अंतर्गत। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? 8 अक्टूबर 1979। मृत्यु भी बिहार में हुई, पटना में। कुल मिलाकर कहें तो इनका जन्म भी बिहार में हुआ, जन्मभूमि भी इनकी बिहार रही और कर्म भूमि भी, जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों की दोनों बिहार रही। मूलतः इन्होंने पूरे देश में काम किया, किंतु मूलतः बिहार क्षेत्र में कार्यक्षेत्र इनका ज्यादा रहा। अन्य नाम, इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता था। लोकनायक, ये आप ध्यान रखिए, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकनायक की संज्ञा किसको दी जाती थी, तो जयप्रकाश नारायण जी को। उनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पर हुई? तो ओहियो यूनिवर्सिटी ऑफ विल्किंसन से उन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी किया। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए इन बिहेवियरल साइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से सीएचई डिसकंटिन्यूड हो गए, वहां पे छोड़ दी उन्होंने। और जो केमिस्ट्री में भी कर रहे थे एक डिग्री, वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। डिसकंटिन्यू क्यों हुई? क्योंकि माता जी की इनकी तबीयत खराब हुई, इनको भारत वापस लौट के आना पड़ा। अब आगे चलते हैं। तो मूल व्यवसाय इनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी और राजनीतिक। एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे, सिद्धांत भी दिए अपने आप में उन्होंने, और राजनीतिज्ञ भी थे। किस किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे किन किन आंदोलनों से। तो हम जानते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उन्होंने मूल तौर पर 3 बड़े आंदोलनों में योगदान दिया। स्वतंत्र आंदोलन के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी के बाद सर्वोदय या फिर कहें भूदान आंदोलन के दौरान अपना योगदान दिया, और जेपी आंदोलन जो 1974 में संचालित किया गया। पुरस्कार कौन कौन से अवार्ड मिले जयप्रकाश नारायण जी को? तो हम देखते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1975 और भारत रत्न पुरस्कार 1919 में मरणोपरांत मिला। ये सन ध्यान रखिएगा, आप पूछी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, जो लेखन कार्य किया गया, उसको देखें कि कौन कौन से पुस्तकें लिखी, क्या क्या विचार दिए। तो हम पाते हैं कि प्रेजेंट डायरी 1976, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन 1978, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964, स्वराज एंड द पीपल, स्वराज फॉर द पीपल एंड टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन उनके द्वारा दी गई प्रमुख संकल्पना है, सिद्धांत है, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उनकी जो शिक्षा, शादी हुई उनकी, उसके बाद वो शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए 1922 में। आज की तरह ही उस समय भी शिक्षा पाना अमेरिका में काफी महंगा था। इस हेतु उन्होंने शिक्षा पाने के क्रम में राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा काम किया गया। खेतों में काम किया गया अमेरिका में, वेटर होटलों में काम किया गया, ताकि शिक्षा पा सकें। यहीं इसी क्रम में उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं, शिक्षा पाने के दौरान जो काम किया उनके द्वारा, जो आर्थिक सहायता, आर्थिक या कहेंगे पैसे के लिए जो काम किया गया ताकि शिक्षा पा सकें, उस दौरान उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को जाना। मूलतः ये कायस्थ वर्ग के थे, लेकिन श्रमिक वर्ग की जब उनको भी वो ज्ञान हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि यही एक टर्निंग पॉइंट था कि शिक्षा के लिए जब उन्होंने काम की और उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को जाना, वहीं पर जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कौटिल्य जी का राजा नंद के द्वारा अपमान किया गया, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान, उनकी भविष्यवाणी, उनकी कर्तव्य परायणता, उनके देश निष्ठा का अपमान किया गया, वहीं विष्णुगुप्त कौटिल्य बनते हैं। जब महात्मा गांधी जी के बारे में हमने क्लास देखा, तो जब अफ्रीका में
उनके साथ 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो उनके साथ रंगभेद हुआ, दूसरा उनको ट्रेन से निकालकर फेंक दिया गया, और तीसरा उनको पगड़ी उतारने का आदेश दिया गया जज के द्वारा। वहां पर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनते हैं, और लोक प्रकाश और जयप्रकाश नारायण जब अपनी शिक्षा पाने के क्रम में श्रमिक वर्ग की समस्याओं को देखते हैं, जानते हैं, सहन करते हैं, तब वहां पर जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक बनते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र सांस्कृतिक विविधता पर जो पेपर लिखे वो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पेपर घोषित किया गया। ओयो यूनिवर्सिटी से बिहेवियरल साइंस, जैसा कि अभी हमने देखा, बिहेवियरल साइंस में एमए और बीए प्राप्त किया। जब 1922 से लेके 1929 या 28 के आखिरी में वो भारत आ गए लौट के। जब भारत आए तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। सदस्य बने तो 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दिया। योगदान देने के कारण जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े। उसके बाद 1939 में सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य सचिव भी अपॉइंट किए गए। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध को जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक अवसर बताया गया, क्योंकि यही अवसर है, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 ही अवसर था उनके अनुसार कि अंग्रेजों को देश से निकाल कर खदेड़ा जा सकता था। क्योंकि वो एक तरफ तो अपने खुद के युद्ध में बिजी थे, अगर भारत इसमें विरोध कर देता, ज्यादा हिंसात्मक विरोध, तो भारत आजाद किया जा सकता था। विरोध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों को भड़काने, आंदोलन करने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब भारत के प्रमुख नेता 1942 के आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब हम क्या पाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा राम मनोहर लोहिया और अरुणा अशोक अली की सहायता से भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा गया, मार्शन किया गया। उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया उनको और नेपाल भेजा गया। और नेपाल में क्या पाते हैं हम कि नेपाल से वो जेल से भाग आते हैं और नेपाल में आजाद दस्ते की स्थापना करते हैं, आजाद दस्ता। आगे बढ़ते हैं। अभी हम उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को देखा अभी हमने कि किस प्रकार देश की आजादी से पहले 1947 से पहले उन्होंने किस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि आजाद हो गया देश, देश आजाद हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, किंतु समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा जो भूदान आंदोलन चलाया गया उसका वो समर्थन किया, बढ़ चढ़कर समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि भूदान आंदोलन ही लोगों की सोच बदलने का एकमात्र माध्यम है। हम आगे डिस्कस करेंगे उनके आर्थिक विचारों में किस प्रकार वो भूमि के पुनर्वितरण की समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनके अनुसार जो 1970 के दशक में भ्रष्टाचार की समस्या थी, उस हेतु उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया, जो कि अधिनायकवाद, एक नेता का महानेता और अधिनायक बन जाना, उसके खिलाफ नेतृत्व था। भूदान आंदोलन, आजादी का योगदान पहला, दूसरा आंदोलन उनका भूदान आंदोलन, और तीसरा उनका कहें तो संपूर्ण क्रांति और अधिनायकवाद के 1974 के 1970 के दशक में चलाए जाने वाला अधिनायकवाद के खिलाफ युद्ध। ये उनके 3 प्रमुख आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए अपने जीवन काल में। आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण क्रांति, थोड़े से संक्षेप में जाने, उन्हें संपूर्ण क्रांति का जो विचार दिया तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। यह बात 1970 के दशक की है, 1974। देश आजाद हो चुका है लेकिन फिर भी समानता स्थापित नहीं हो पाई है, ना तो आर्थिक ना तो सामाजिक। लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। इसे तो वो यूथ फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। ये लोहिया जी की तात्कालिकता के सिद्धांत से प्रेरित होकर यूथ फॉर डेमोक्रेसी, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, तत्काल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, और युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन होते हैं।
और तमाम प्रकार से सत्ता विरोधी और देश परिवर्तन के काम किए गए। जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा समग्र क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति का विचार दिया गया, वो गांधी जी के समग्र क्रांति के विचार से थोड़ा अलग है। गांधी जी द्वारा मूलतः हर परंपरा में, गांधीवादी परंपरा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि समग्र क्रांति के शब्द का प्रयोग किया गया, समग्र। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संपूर्ण क्रांति का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया, ये अपने आप में अद्वितीय है, संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल डायमेंशन। राजनीतिक विचारों पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी के। अभी हम सब कुछ संक्षेप में डिस्कस कर चुके हैं। उनका आजादी में योगदान, 3 आंदोलनों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भूदान आंदोलन और छात्र संघ आंदोलन, छात्रों का आंदोलन जो 1970 के दशक में हुआ, अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन। अब आते हैं उनके मूलतः राजनीतिक विचारों पर। उनकी राजनीतिक विचारों की फिलॉसफी क्या रही। हम पाते हैं सबसे पहला राजनीतिक विचार डिस्कस करेंगे, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत सामुदायिक लोकतंत्र। सामुदायिक लोकतंत्र का विकेंद्रीकृत विचार प्रस्तुत किया, और केंद्रीकृत की किस प्रकार आलोचना कर रहे हैं। दूसरा विचार उनका राज शक्ति बनाम लोक शक्ति। वो बताते हैं कि देश का साध्य साधन है, देश का साध्य व्यक्ति है, साध्य व्यक्ति है, देश का नागरिक साध्य है, ना कि साधन है व्यक्ति। हमको व्यक्ति साध्य, व्यक्ति का कल्याण करना है, व्यक्ति के द्वारा देश का कल्याण नहीं। जब व्यक्तियों का कल्याण होगा, देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली की आलोचना करते हुए वो दलविहीन लोकतंत्र की संकल्पना देते हैं। चौथा, नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं और संपूर्ण क्रांति के विचार देते हैं। और पांचवा, अंतरराष्ट्रीयवाद या विश्व समाज, जय जगत। सभी को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये क्या विचार रहा है, राजनीतिक विचारों का उनका स्रोत क्या है। सबसे पहला आते हैं केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत सामुदायिक लोकतंत्र। थोड़ा गलत लग गया, लोकतंत्र। सामुदायिक लोकतंत्र को जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं, सामुदायिक लोकतंत्र को जयप्रकाश नारायण जी ने लोक स्वराज कहा है। सामुदायिक लोकतंत्र को अंग्रेजी में देखें तो कम्युनिटी डेमोक्रेसी को लोक स्वराज, जनता का स्वराज, जिसका आधार मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति है, सोशल बिहेवियर है। जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। जयप्रकाश नारायण जी भी इसी शब्द को तरीज देते हैं, सामुदायिक प्रवृत्ति, इंसान की समुदाय में, कम्युनिटी में रहने की प्रवृत्ति। जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि सामुदायिक लोकतंत्र का आधार मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति है, और यह भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक जो परंपरा है उससे प्रेरित है। 5 स्तरीय संरचना प्रस्तुत करते हैं, जो लोहिया जी के द्वारा सामुदायिक लोकतंत्र की 5 स्तरीय संरचना प्रस्तुत की गई। सबसे पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालिका एवं पंचायत समिति, तृतीय जिला स्तर पर जिला परिषद, चतुर्थ प्रांत स्तर पर प्रांतीय सभा, और अंत में 5वें स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा। ग्राम सभा से प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उन्हीं के सदस्य पंचायत समिति में चुनकर आएंगे। पंचायत समिति से जिला समिति, जिला परिषद, और जिला परिषद से प्रांतीय सभा, और प्रांतीय सभा से राष्ट्रीय सभा। यह गांधी जी के समुद्र तरंग सिद्धांत से प्रेरित है। जिस प्रकार गांधी जी ने समुद्र तरंग सिद्धांत दिया, बोले तो एक राष्ट्र का आधार बिंदु एक ग्राम होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, और ग्राम को इकाई के तौर पर मानते हुए उन्होंने समुद्र तरंग सिद्धांत दिया और एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की रचना प्रस्तुत की महात्मा गांधी जी के द्वारा। और उसी से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण जी भी 5 स्तरीय संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वो राज शक्ति बनाम लोक शक्ति। राज शक्ति, वर्तमान में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के क्रम में, गुलामी की हर एक निशानी को तोड़ने के क्रम में, खत्म करने के क्रम में हम क्या पाते हैं कि जो इंडिया गेट से लेकर भारत के राष्ट्रपति भवन तक जो रोड थी उसको कि राजपथ कहा जाता था। राजपथ, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम किंग्स रोड का हिंदी वर्जन है राजपथ, उसको बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, वर्तमान में किया जा रहा है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये कर्तव्य पथ को राजपथ को कर्तव्य पथ
कर्तव्य पथ बनाने की बात की जा रही है। जयप्रकाश नारायण जी भी यही कहे 70 साल पहले कि राज शक्ति बनाम लोक शक्ति। राज शक्ति नहीं होना चाहिए, लोक शक्ति होना चाहिए। उन्होंने राजनीति की जगह लोक नीति, राजनीति की जगह लोक नीति, राज नहीं करना है, लोगों की नीति, लोगों के लिए शासन करना है, और राज्य शक्ति के जगह उन्होंने लोक शक्ति की बात की। लोहिया जी के विचारों के आगे क्रम में देखते हैं तो उन्होंने लोक शक्ति का जो लक्ष्य बताया, अभी क्या कह रहे हैं, राज्य शक्ति की जगह लोक शक्ति, राज्य शक्ति की जगह लोक शक्ति। और लोक शक्ति का लक्ष्य क्या बताना है जयप्रकाश नारायण जी? सत्ता प्राप्ति नहीं करना, बल्कि सत्ता के सभी केंद्रों को तोड़ना। विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली, अभी 5 स्तरीय हमने देखा किस प्रकार वो 5 स्तरीय प्रणाली सुझाते हैं। यही तो जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि लोक शक्ति का अर्थात राज शक्ति नहीं, लोक शक्ति का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्ता के सभी केंद्रों को तोड़ना है। वो डेलीकेटेड डेमोक्रेसी, डेलीकेटेड डेमोक्रेसी बोले तो प्रत्यायुत लोकतंत्र, डेलीकेटेड डेमोक्रेसी अर्थात प्रत्यायुत लोकतंत्र के स्थान पर जयप्रकाश नारायण जी क्या बताते हैं कि पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी होना चाहिए, अर्थात सहभागी लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीति, राज को लोक से बदला, राजनीति को लोकनीति से बदला, और लोकनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता के सभी केंद्रों को तोड़ना, केंद्र प्रवृत्ति का खात्मा। और साथ में वो क्या कहते हैं कि डेलीकेटेड डेमोक्रेसी अर्थात प्रत्यायुत डेमोक्रेसी, प्रत्यायुत लोकतंत्र के स्थान पर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी अर्थात सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करने की बात की। संपूर्ण क्रांति के विचार में हम डिटेल में जानेंगे इन सभी बिंदुओं को, कि इन सभी बिंदुओं के क्या मायने हैं, इन सभी वक्तव्यों के क्या मायने हैं। अब देखते हैं उनकी आधुनिक लोकतंत्र बनाम जो दलविहीन लोकतंत्र की विचार, जो आधुनिक लोकतंत्र बनाम जो दलविहीन लोकतंत्र के विचार दिए गए उनके द्वारा, उन सभी बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा क्या होगा मैं देखता हूं। अब हम जयप्रकाश नारायण जी के लोकतंत्र बनाम दलविहीन लोकतंत्र का जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किया उसको देखते हैं। दलविहीन लोकतंत्र के ऊपर जो विचार दिए उसको देखने से पहले जो आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली, जो वर्तमान में लोकतंत्र प्रणाली है, उसकी कमियों को किस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी हाईलाइट करते हैं, बताते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो विचार रहे वो महात्मा गांधी से प्रेरित रहे। उन्हीं के समान ही उन्होंने राज्य को एक आत्मा रहित मशीन माना, राज्य की आलोचना की, क्योंकि राज्य मानव के अधिकारों पर, लोग नागरिकों के अधिकारों पर हनन करता है, अधिकारों के शोषण करता है। उनके अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य भी नौकरशाही के हितों को बढ़ावा देने वाला है। उनके आर्थिक विचारों में हम जानेंगे कि जब वो आर्थिक केंद्रीकरण की आलोचना करते हैं तो बताते हैं कि आर्थिक केंद्रीकरण के कारण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होता है, जो कि नौकरशाही को बढ़ावा देता है और नौकरशाही के हितों को बढ़ावा देता है। गांधी जी की तरह ही जयप्रकाश नारायण जी ने राज्य को कम से कम शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। शक्ति का मूल स्रोत आम इंसान होना चाहिए, राज्य नहीं। राज्य के पास कम से कम शक्तियां होना चाहिए, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली होना चाहिए। वर्तमान में लोकतंत्र की कमियों को उजागर करते हुए बताते हैं कि अल्प मतों से विजयी उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। ये यहां पे आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं लोहिया जी। लोहिया जी क्या कह रहे हैं कि वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो अल्पमतों से विजयी उम्मीदवार है वो प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वर्तमान में कई बार 60% वोटिंग होती है। 60% वोटिंग का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 60 लोगों ने वोट दिया, मतलब 40 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब 60 में से जिसने, कई बार ऐसा होता है 60 में से केवल 25% वोट जिसने प्राप्त कर लिए वो चुनाव जीत जाता है, एमएलए का और सांसद का, केवल 25% वोट पर ही। आपने भी देखा होगा। मतलब बोले तो कि 100 में से मतलब बोले तो कि 100 में से 25 वोट पाकर कोई इंसान प्रतिनिधि बन जा रहा है, केवल 100 वोट, जबकि 40 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है
कि अल्पमत हैं, बहुमत भी नहीं है। बहुमत तो 50% से ऊपर के कहते हैं, 50-51% को बहुमत कहा जाता है। लेकिन ये तो अल्पमतों से बजे उम्मीदवार प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? इसी की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि दलीय प्रणाली राजनीतिक दलीय प्रणाली में जनता की स्थिति उन भेड़ों की तरह है जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने लिए ग्वाला चुन लेते हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। आप न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए तो असल में हर 5 साल में जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं कि हर 5 साल में आम इंसान दलीय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, जनता भेड़ों को समान अपने लिए एक ग्वाला चुन ले रही है, अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन ले रही है हर 5 साल बाद, नाम मात्र का प्रतिनिधि। जबकि क्या राजनीति में वास्तव में क्या हो रहा है, जो राजनीतिक दल हैं वो वास्तव में राजनीतिक को एक छोटा सा शक्तिशाली समूह बताते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जनता हर कुछ नियत समय के बाद अपने लिए एक ग्वाला चुन ले रही है, अपना एक ठेकेदार चुन ले रही है कि हमारे मुद्दों के तुम ठेकेदार हो। और साथ में जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है, वो जो जनता के नाम पे शासन करता है, लोकतंत्र में स्वशासन का भ्रम फैलाकर स्वार्थपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। स्वार्थपूर्ण कार्यों को यहां पर ध्यान दीजिए। स्वार्थपूर्ण कार्य वर्तमान सरकारों की, चाहे कोई भी सरकार हो, आलोचना की जाती है कि उनका पूंजीपतियों से गठजोड़ है, स्वार्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भाई भतीजावाद, वंशवाद, ये सभी समस्या हमको देखने को मिलती हैं वर्तमान शासन प्रणाली में। तो जयप्रकाश नारायण जी भी यही कह रहे हैं कि जो राजनीतिकों का छोटा सा समूह है जिसको राजनीतिक दल कहा जाता है, वो तो भ्रम फैला रहा है स्वशासन का कि जनता के नाम पर, जबकि अपने कामों को पूरा करते हैं, अपने हित साधते हैं। और अब जो राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले लोहिया जी ने क्या कहा कि जनता क्या कर रही है, अपने लिए ग्वाला चुन ले रही है। ग्वाला क्या कहेंगे, ग्वालों के समूह कहेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। और जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल एक छोटा सा समूह है, शक्ति समूह जो अपने हितों को साध रहा है, अपने हितों की पूर्ति में लगा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, जो दल राज्य के भीतर एक राज्य का स्वरूप ले लेते हैं, ले लेते हैं जिन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता। सच में नहीं होता। जनता ने राजनीतिक पार्टियों को जिताया, राजनीतिक पार्टियां अपने लिए हितों के काम करती हैं, और क्या हो रहा है कि जनता का नियंत्रण नहीं है राजनीतिक पार्टियों पर। जनता ने ही चुना, लेकिन जनता का ही नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास हो रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। क्योंकि अगर सच्ची राजनीतिक प्रणाली है तो उसमें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति के विचारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जिस जनता ने ग्वालों अर्थात अपने राजनीतिक दलों को चुना और वो अपने हित साधते हैं केवल, और वो एक राज्य के स्वरूप, एक छोटे से राज्य के स्वरूप कहां गया, राज्य का रूप ले लेते हैं, एक राज्य के अंदर एक ही राज्य का रूप ले लेते हैं जिस पर जनता का नियंत्रण नहीं है। इसी की आलोचना करते हैं जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखते हैं तो दलों ने क्या किया है। जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि दलों के कारण समाज में नैतिकता का पतन हो गया है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, वोट बैंक की राजनीति, इन सभी घटिया कामों के कारण आज से ही नहीं, पहले से ही, ये जयप्रकाश नारायण जी के विचार आज से 60 साल पहले दिए गए। वो बताते हैं कि दलों ने समाज की नैतिकता का पतन कर दिया है। जो पश्चिमी लोकतंत्र संसदीय प्रणाली उसकी आलोचना करी और बताते हैं कि जनता को विभाजित करते हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, वोट बैंक की राजनीति, जनता को विभाजित कर रहे हैं राजनीतिक दल। जो राजनीति की दलीय प्रणाली है वो जनता को विभाजित कर रही है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम भी देखते हैं अपनी व्यवहारिक लाइफ में कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों में फूट डाली जा रही है, दंगे कराए जाते हैं। पार्टियों का स्वार्थ हेतु विभाजन, पार्टियों को जनता से लेना है ही नहीं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं
उन पे जनता का नियंत्रण है नहीं। वो यहां क्या कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि पार्टियों का जो स्वार्थपूर्ण विभाजन है, अर्थात पार्टियों को जनता के मुद्दों से लेना देना है नहीं। हम भी देखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, वर्तमान में कई उदाहरण हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने खुद के स्वार्थ हेतु या खुद पद पाने हेतु और अन्य आकांक्षाओं के कारण पार्टियों का स्वार्थपूर्ण विभाजन होता है, पार्टियां टूट जाती हैं। जिन पार्टियों को जनता ने चुना, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद टूटकर दूसरी पार्टी का शासन हो जाता है। इसकी आलोचना करते हैं जयप्रकाश नारायण जी। विचारधाराओं का अवमूल्यन हो रहा है। विचारधाराओं का अवमूल्यन बोले तो कि विचारधारा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। आज ए पार्टी में थे, बी पार्टी की आलोचना कर रहे थे, कुछ समय तक कह रहे थे कि जिंदगी बर्बाद, बी पार्टी खराब पार्टी। लेकिन जब बी पार्टी में आए तो बोलने लगे हम तो शुद्ध हो गए, स्वर्ग में आ गए, ये पार्टी तो बहुत बर्बाद थी, जनता का अहित कर रही थी। विचारधारा का अवमूल्यन। आज ए विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कल बी विचारधारा में चले गए, कोई विचारधारा ही नहीं है। आया राम गया राम की राजनीति। आंतरिक पार्टी अनुशासन, आंतरिक पार्टी अनुशासन का बेस्ट एग्जाम्पल हम कहें तो जो पार्टी द्वारा जारी किया जाने वाला व्हिप। अब आप कहेंगे व्हिप क्या होता है? जो जनता द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, राजनीतिक पार्टियां चुनी जाती हैं, जब वो उनका कोई भी सदस्य, जैसे कि मान लें वर्तमान में शासन में ए पार्टी है, अगर ए पार्टी ने कोई विचार प्रस्तुत किए, कोई कानून प्रस्तावित किया, तो जो उनकी पार्टी का मेंबर अगर इस प्रस्ताव का विरोध करेगा, उसको पार्टी सस्पेंड किया कर दिया जाएगा। यही आंतरिक पार्टी अनुशासन है। मतलब पार्टी के हितों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है आम लोगों के हितों के ऊपर। अवसरवादी गठजोड़, लोहिया जी कहते हैं कि अवसरवादी गठजोड़, विचारधारा का तो उन्मूलन हो ही गया, विचारधारा नाम की तो चीज ही नहीं रह गई, और जहां अवसर मिला, जिसको भी अवसर मिला, अवसरवादी गठजोड़ कर लिए। सत्ता पाना एकमात्र लक्ष्य हो गया। अल्पमत का शासन, हमने अभी देखा कि किस प्रकार 25% वोट पाकर ही पूरे चुनावों में संपूर्ण राज्य के, कई बार ऐसा होता है कि 25% या 30% वोट पाकर ही एक पार्टी की सरकार स्थापित हो जाती है। 25% या 30% कहें तो बाकी के 70% लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर भी अल्पमत की सरकार, इसको अल्पमत की सरकार बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि ये अल्पमत की सरकार है। और खर्चीले चुनाव प्रणाली, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि खर्चीले चुनाव प्रणाली सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है। क्रोनी कैपिटलिज्म बोले तो कि अमीरों का, उद्योगपतियों का राजनेताओं से गठजोड़, अपने हितों के लिए गठजोड़। अब अमीर राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक लोगों को पैसा क्यों देगा? ताकि जब ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आए तब इनके हित के लिए काम करें। अब चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों पे पैसा कहां से आएगा? वो इन अमीरों से पैसा लेंगे और ये दुष्चक्र चलता रहेगा, अमीरों के हित, गरीबों के अहित। इसी की जयप्रकाश नारायण जी आलोचना करते हैं। ये हमने दलीय लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण जी ने जो दलीय लोकतंत्र की आलोचना की, उन सभी बिंदुओं को जाना। अब हम आते हैं जो दलीय लोकतंत्र के विरोध स्वरूप उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया, उसको जानते हैं। मूलतः दल विहीन लोकतंत्र का विचार मानवेंद्र नाथ रॉय का था। मूलतः ये विचार मानवेंद्र नाथ रॉय का था। मानवेंद्र नाथ रॉय एक समाजवादी नेता थे, उनका विचार था। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा अपने विचारों, अपने शब्दों में उनको जयप्रकाश नारायण जी ने व्यक्त किया। दलविहीन लोकतंत्र क्या है? दलविहीन लोकतंत्र के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि ग्राम स्तर से केंद्र स्तर तक, हमने पंचस्तरीय संरचना का जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तावित की गई, उसको जाना। तो यहीं फिर से दोबारा वही चीज डिस्कस की गई है कि ग्राम स्तर से केंद्र स्तर पर 5 स्तरीय व्यवस्था की स्थापना की। दलविहीन लोकतंत्र में दल नहीं होना चाहिए, इस हेतु 5 स्तरीय संरचना की स्थापना की। उन सभी पर जो प्राथमिक स्तर रहेगा, ग्राम रहेगा, उस पर प्रत्यक्ष उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा।
जो ग्राम स्तर रहेगा उस पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष उम्मीदवारों को चुनाव किया जाएगा और प्रत्येक गांव से, ग्राम सभा से, प्रत्येक गांव की जो ग्राम सभा होगी, वयस्क उम्मीदवारों की जो एक सभा होगी, उसमें से 2 सदस्य निर्वाचित करके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता परिषद के पास भेजे जाएंगे, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के पास भेजे जाएंगे। अब ये क्षेत्रीय परिषद के बाद क्या है? जिला परिषद। क्षेत्रीय परिषद के बाद 2 सदस्य निर्वाचित करके क्षेत्रीय परिषद के पास भेज दिए गए। अब जो मतदाता होंगे क्षेत्रीय परिषद के, वो खुली बैठक में राज्य की विधान पालिका या केंद्रीय संसद के लिए उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित तथा समर्थित करेंगे। इसके बाद यदि आम राय फिर भी नहीं बनती है, तब क्या होगा कि 30% से अधिक, जिसको व्यक्ति जो मत प्राप्त करेगा 30% से अधिक, उसको संसद या विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचित होने के बाद उम्मीदवार को अपने दल से नाता तोड़ लेना चाहिए, तभी तो दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना होगी। मतलब दल शुरुआती तौर पर भले ही रहे, लेकिन एक दलविहीन लोकतंत्र, क्योंकि जब निर्वाचित हो जाएगा, चयनित हो जाएगा, तो उसका दल से कोई नाता लेना देना नहीं होना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा विचार सुझाए गए दलविहीन लोकतंत्र के संदर्भ में। अब आते हैं उनकी नागरिक स्वतंत्रता और संपूर्ण क्रांति। जैसा कि हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी द्वारा राज्य की आलोचना की गई। राज्य को महात्मा गांधी जी की तरह ही वो एक आत्मा रहित मशीन मानते हैं। अब नागरिक स्वतंत्रता पर एक राज्य बाधा बनकर उभरता है। इसी के संदर्भ में, इसी के सुझाव के लिए संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया। अब संपूर्ण क्रांति क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि संपूर्ण क्रांति का मतलब, संपूर्ण क्रांति से तात्पर्य जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं अंतिम स्तर पर, उनका शासन के शीर्ष पर स्थापित होना। यहीं फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं, जब तक आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित नहीं होती तब तक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है। जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित नहीं होती, आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती, तब तक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता कोई मतलब ही नहीं है। एक गरीब, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, एक गरीब जो कि दीनहीन है, रोजी रोटी के लाले हैं, उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता के क्या मायने, जब तक एक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी व्यक्ति के। एक पुरानी कहावत भी है कि भूखे पेट ना होत भजन गोपाला और ले जपो अपनी बैकुंठी माला। जब पेट भूखा होगा, जब भूख होगी, कुपोषण होगा, तो व्यक्ति के लिए क्या मायने हो जाएंगे वोट के? कोई मायने नहीं रहेंगे। 10-10 रुपए में, 10-20 रुपए में वोट बिक जाते हैं। अखबारों में खबर में देखते हैं कि दारू बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, वोट खरीद लिए जाते हैं। एक और तो वोट की खरीद फरोख्त गरीबों निचले स्तर पर भी हो रही है, और दूसरा सरकार के स्तर पर भी, जो कि गठजोड़ बताया जयप्रकाश नारायण जी ने कि सरकार बनाने हेतु विचारधारा के अवमूल्यन हुआ, उसके कारण जो गठजोड़ बनना है, पैसों से गठजोड़ बनना है, सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ बनना है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा इसीलिए कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, सामाजिक आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। लोग आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत तो सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए। इसी हेतु नागरिक स्वतंत्रता हेतु जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो संपूर्ण क्रांति का विचार बनती है। जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति का विचार बनती है जो नागरिक स्वतंत्रता है। अर्थात अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि जो संपूर्ण क्रांति शब्द आए कहां उनके दिमाग में। अभी हमने देखा था कि गांधीवादी विचारधारा में तो समग्र क्रांति थी, लेकिन इस संपूर्ण क्रांति के जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए, वो अपने आप में अद्वितीय हैं। अब देखते हैं कि जो पहली बार शब्द का प्रयोग 1969 में उनके द्वारा किया गया, वो ब्रिटिश पत्रिका द टाइम मैगजीन में किया गया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन के दौरान इसका प्रैक्टिकल किया गया। अब दहना ये शब्द दिया गया टाइम मैगजीन 1969 ब्रिटिश पत्रिका में, सिद्धांत दे दिया, उसका प्रैक्टिकल कहां किए? 1974 पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन के दौरान। और क्या पाते हैं, उनकी जो उनकी अवधारणा थी वो अपने आप में साकल्यवादी थी। ये सब ध्यान रखिएगा, साकल्यवादी, एग्जाम में लिखिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब उनके जो स्टेटमेंट दिए संपूर्ण क्रांति के ऊपर, उसको देखते हैं। क्या कहते हैं कि यह क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति,
विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर जाना है, हमें बहुत दूर तक जाना है। मतलब केवल राजनीतिक परिवर्तन संपूर्ण क्रांति का अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये तो मात्र एक चरण मात्र है, एक स्टेप है क्रांति का। आगे जो संपूर्ण क्रांति संबंधित उन्होंने विचार दिए कि संपूर्ण क्रांति के अंदर क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए। लोहिया जी के द्वारा भी सप्त क्रांति की अवधारणा दी गई, लेकिन जो टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई वो अपने आप में अद्वितीय है। अब देखते हैं सबसे पहला राजनीतिक, सबसे पहले आर्थिक देखते हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी द्वारा आर्थिक, सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता को ज्यादा महत्व दिया गया। तो आर्थिक क्रांति के तौर पर देखें तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो आर्थिक विकास है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं जो आर्थिक विकास है उसका मूल उद्देश्य मनुष्य के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। जीवन स्तर में उन्नति नहीं हो रही है तो आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस हेतु उनके द्वारा व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम जीवन की आर्थिक क्रांति के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम जीवन की सुरक्षा, व्यक्ति को रोजगार और न्यूनतम जीवन की सुरक्षा, मतलब बेसिक नीड्स तो पूरी होना ही चाहिए एक आम इंसान की। यही अपने आप में आर्थिक क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का एक चरण आर्थिक क्रांति है। अब आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक क्रांति को देखते हैं कि राजनीतिक क्रांति से जयप्रकाश नारायण जी का क्या तात्पर्य है, क्या विचार है राजनीतिक क्रांति के संदर्भ में। तो वो क्या कहते हैं, अभी हमने शुरुआत में जाना कि राजनीतिक क्रांति के संदर्भ में वो राजनीति को लोकनीति से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में उनका एक और विचार है जिसका वो कहते हैं कि मनुष्य व्यक्ति साध्य होना चाहिए, साधन नहीं। मतलब व्यक्ति साध्य होना चाहिए, व्यक्तिगत कल्याण, मानव कल्याण हमारा साध्य होना चाहिए, ना कि साधन। व्यक्ति को देश का हर व्यक्ति अपने आप में साध्य होगा देश का, अर्थात उसकी आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति एकदम अंतिम काम होगा, तब पूरा देश उन्नत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा जो सामाजिक क्रांति के विचार प्रस्तुत किए गए, इस संबंध में वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों को स्थापित करने की बात करते हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता, बंधुत्व का कोई मतलब नहीं है। अगर समानता नहीं होगी, आर्थिक समानता नहीं है, तो स्वतंत्रता और बंधुत्व का कोई मतलब नहीं है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अगर बंधुत्व नहीं है समाज में तो क्या मतलब है समानता और स्वतंत्रता का। लोगों में अलगाव की भावना होगी, देश में टूट फूट होगी, देश के लोगों में फूट होगी। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा सांस्कृतिक क्रांति के तौर पर जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति महात्मा गांधी की तरह ही अपनी स्वदेशी जो कल्चर रहा, अपनी संस्कृति पे गर्व करना, संस्कृति रही है जो ऐतिहासिक संस्कृति रही है, विकेंद्रीकृत संस्कृति रही है, विकेंद्रीकरण की, मानव को मानव समझने की, उस पे गर्व करना। बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी क्या बताते हैं, उनका बौद्धिक क्रांति से तात्पर्य वैज्ञानिक व दार्शनिक, वैज्ञानिक बोले तो साइंटिफिक, दार्शनिक बोले तो इंटेलेक्चुअल स्तर पर क्रांति, और शैक्षणिक क्रांति के विचार जयप्रकाश नारायण जी क्या प्रस्तुत करते हैं। शैक्षिक क्रांति के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि शिक्षा का आधार ज्ञान अर्जन नहीं होना चाहिए केवल। जब तक कोई ज्ञान, शिक्षा, रोजगार ना दे तब तक उस शिक्षा का मतलब क्या है, रोजगार परक शिक्षा। उनका मानना है कि शिक्षा का मूल मकसद ज्ञान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की उन्नति होना चाहिए, नैतिकता का विकास करना चाहिए। इस हेतु वो
रोजगार परक शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार परक शिक्षा। आध्यात्मिक क्रांति को देखें तो जयप्रकाश नारायण जी आध्यात्मिक क्रांति को हम सामाजिक क्रांति से जोड़कर देखें, राजनीतिक क्रांति से जोड़कर देखें तो पाते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि साध्य मनुष्य ही होना चाहिए, आध्यात्म का साध्य मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य है तो आध्यात्म है, धर्म है। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो धर्म और आध्यात्म का मतलब क्या है? इसी हेतु और इन सब क्रांतियों की प्राप्ति हेतु जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तीन मुख्य उपाय, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तीन उपाय बताए गए, तीन उपाय कि ये संपूर्ण क्रांति किन उपायों से आएगी। साधन, जो तीन उपाय साधन बताए गए उसमें सबसे पहला आता है कानून, अहिंसा और करुणा। ये तीन उपाय, तीन साधन संपूर्ण क्रांति की प्राप्ति हेतु जयप्रकाश नारायण जी द्वारा बताए गए, कानून, अहिंसा और करुणा। अब आप देखते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी ने तीन सी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में जो तीन सी का कॉन्सेप्ट दिया, तीन सी कौन से हैं? कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस बोले तो व्यापक संपूर्णता। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, बोले तो व्यापकता, व्यापक। संपूर्ण क्रांति व्यापक होना चाहिए, अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, व्यापक स्तर पर सभी क्षेत्रों को समाहित करती हुई क्रांति होना चाहिए। और तीसरा आता है सामुदायिकता, अर्थात कम्युनिटी बेस्ड बोले तो सामुदायिकता क्रांति का मूल गुण होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का दलविहीन लोकतंत्र के जब वो बात करते हैं तो समुदाय आधारित, जो मनुष्य का समुदाय होने का गुण है उसकी बात करते हैं। तो तीन सी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में, कंप्लीटनेस, कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिटी बेस्ड, ये जरूर लिखिए आप आंसर्स में, एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो जो संपूर्ण क्रांति से आगे बढ़ने के क्रम में संपूर्ण क्रांति को थोड़ा सा और डिस्कस करें तो संपूर्ण क्रांति को क्या मानते हैं कि स्थायी क्रांति है। एक चीन का प्रथम राष्ट्रपति हुआ माओ जेडोंग, उसने भी विचार दिए। तो माओ जेडोंग क्या कहता है कि जो सामाजिक क्रांति है वो निरंतर संघर्षात्मक लोक युद्ध है, निरंतर संघर्षात्मक लोक युद्ध। जो कुलदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो है 1960 दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा माओ जेडोंग और 1962 का युद्ध, इस हेडिंग के साथ एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया है, काफी डिटेल से डिस्कस किया कि चीन के अंदर क्या हुआ, चीन की संघर्ष किस प्रकार रहे, किस प्रकार चीन के पहले राष्ट्रपति माओ जेडोंग के कारण चीन के 5 करोड़ लोग मारे गए, उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और किस प्रकार उन्होंने भारत पर हमला किया। अभी बिंदु पर आते हैं तो जो माओ जेडोंग है उस चीज को आप वहां देख लेना। जो माओ जेडोंग है उसका कहना क्या था कि एक जो सामाजिक क्रांति है वो निरंतर संघर्षात्मक लोक युद्ध है, इसी क्रम में वो अपने लोगों को ही मार देते हैं। जबकि जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए संपूर्ण क्रांति के, वो एक स्थायी क्रांति है और हमेशा निरंतर, जो जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति है वो क्या है, निरंतर संघर्षशील, हिंसा रहित, शांति एवं नैतिकता आधारित, निरंतर संघर्षशील, शांति एवं नैतिकता आधारित, संपूर्ण क्रांति या क्रांति। एक और माओ जेडोंग है जो कह रहा है कि
सामाजिक परिवर्तन निरंतर संघर्षशील लोक युद्ध है, युद्ध की संज्ञा दे दे रहा है। वहीं जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि निरंतर संघर्षशील शांति एवं नैतिकता आधारित एक क्रांति है। जयप्रकाश नारायण जी की व्यापकता को आप देख सकते हैं कि वो बताते हैं कि एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, सामाजिक जीवन को बदलने वाली सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बदल दिया जाता है, सामाजिक जीवन का उत्थान किया जाता है। संपूर्ण क्रांति एक सामाजिक संरचना के सभी कमजोर वर्गों का विकास सुनिश्चित करती है। सामाजिक क्रांति का मकसद ही है जो सामाजिक संरचना के सभी कमजोर वर्गों को अंतर्निहित करे, अपने अंदर सभी को समाहित करे, निर्णय की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाए। संपूर्ण क्रांति निर्णय की प्रक्रिया, राजनीतिक स्तर पर जो निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ना चाहिए। सामाजिक स्तर पर जो समाज में परिवर्तन सुनिश्चित जरूरी हैं उनमें व्यक्ति की भागीदारी होना चाहिए। आर्थिक मॉडल जो अपनाए जाने हैं कि एक सबसे छोटी यूनिट, वर्तमान में सबसे छोटी यूनिट कहें तो पंचायत, और शहरी क्षेत्र में सबसे छोटी यूनिट कहें तो वार्ड। तो क्या कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी की निर्णय प्रक्रिया में सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, यही संपूर्ण क्रांति है। अगर पंचायत और वार्ड स्तर पर लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्लानिंग में योगदान दिया जाएगा, लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे। यही तो वास्तविक लोकतंत्र बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी। तब वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना होगी। हम पंचायत चुनाव में देखते हैं दल योजना फेल हो जाती है, दल प्रणाली फेल हो जाती है, दल प्रणाली की जरूरत ही नहीं होती। यही तो जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि दल ही प्रणाली की आवश्यकता ही ना रहे, लोग दलीय राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों के लिए काम कर पाए। जयप्रकाश नारायण जी के समाजवादी विचारों पर आते हैं। हम उनकी संपूर्ण क्रांति पर संपूर्ण विचारों को जाना। अब आते हैं उनके जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं, सामाजिक विचार, समाजवादी विचार, उन सब चीजों को जानते हैं, उन सब बिंदुओं को जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अपने आप में समाजवादी नेता थे। समाजवादी नेता बोले तो जो समाजवाद का सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया, उसके द्वारा सिद्धांत के तमाम बिंदु रहे, जैसे कि वर्ग संघर्ष वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे। लेकिन जो मूल रही, जो मार्क्स ने समाज की, जो बहुसंख्यक लोगों की कल्याण की बात कही, उससे ज्यादा आकर्षित थे, पूंजीवाद से नहीं थे। तो वो समाजवादी नेता थे। और महात्मा गांधी जी ने उन्हें, महात्मा गांधी का ये वक्तव्य जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डायरेक्ट महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। वो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि समाजवाद के बारे में जयप्रकाश नारायण नहीं जानते, उसे इस देश में कोई दूसरा नहीं जानता। कितना बड़ा स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया कि समाजवाद के बारे में जो जयप्रकाश नहीं जानता वो देश में और कोई जानते ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ा समाजवादी, उन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा भारतीय विद्वान माना गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहीं भी क्वेश्चन आए तो ये बिंदु तो आप जरूर लिख ही देना। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर एनालिसिस वाला क्वेश्चन आता है और समाजवादी विचारों पर क्वेश्चन आता है। अब समाजवादी विचारों के क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो किताब रही माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि उनके समाजवाद, जो जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद है, उसका अर्थ क्या है, उनके समाजवाद के लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला बताते हैं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का किए जाने वाले शोषण का अंत, ये समाजवाद है। ये समाजवाद का लक्ष्य जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो उनका समाजवाद का सिद्धांत दिया, मनुष्य द्वारा मनुष्य का किए जाने वाले शोषण का अंत। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण कैसे करता है? जातिवाद, नस्लीय भेदभाव। जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जब वो उत्तर भारत के क्षेत्रों में आते हैं, उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता है, चिंकी पंकी कहा जाता है। वो काफी समस्या से गुजरते हैं इस संबंध में, नस्लीय भेदभाव के संबंध में। दूसरा, सभी के लिए आत्म विकास के समान अवसरों का प्रबंध। आत्म विकास, खुद के नैतिक विकास के पर्याप्त अवसर होने चाहिए, अवसरों का प्रबंध होना चाहिए। अवसरों का प्रबंध बोले तो शिक्षा, उत्तम शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर भी जो 5 स्तर सुझाए, सभी स्तर पर शिक्षा प्रणाली एकदम उन्नत किस्म की होना चाहिए, ताकि आत्म विकास के लिए समान अवसर पैदा हो सके। जब शिक्षा ही नहीं होगी ग्रामीण स्तर पर तो लोग अपना आत्म विकास क्या करेंगे भला? शिक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं सभी के लिए।
समाज के भौतिक नैतिक और आर्थिक साधनों का समाज के अनुकूल पूर्ण विकास होना चाहिए। इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि समाज के अनुकूल होना चाहिए भौतिक नैतिक और आध्यात्मिक साधनों का, भौतिक नैतिक और आर्थिक साधनों का विकास समाज के अनुकूल होना चाहिए। नैतिक बोले तो जो नैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो नैतिकता लाना है हमको, वो समाज के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाश्चात्य मूल्यों को, जो पाश्चात्य मूल्य हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि नैतिकता के संदर्भ में हम देखते हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भारतीय जजों या भारतीय न्याय प्रणाली की राय पश्चिमी न्याय प्रणाली से अलग है बहुत से मुद्दों पर। तो भारत की समाज के अनुकूल विकास किया जाना चाहिए। आर्थिक साधन बोले तो कि जो आर्थिक मॉडल अपनाया जाना है भारत देश के अंदर, जो आर्थिक मॉडल अपनाया जा रहा है वो हमारी परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, ना कि कहीं से इंपोर्टेड। जो भारत की परिस्थितियां हैं, डिमांड है, उनको सूट करने वाले मॉडल होना चाहिए, ना कि एकदम किसी बाहरी देश से आयातित किए हुए। भौतिक भी यही आर्थिक जो ढांचा, नैतिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा अपनाया जाना है, जो प्रणाली अपनानी जानी है विकास की, वो सब हमारे समाज के अनुकूल होना चाहिए। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और समावेशी आवंटन, कितनी बड़ी बात की। इसको हम उनके भूदान आंदोलन के दौरान देख सकते हैं कि किस प्रकार वो संसाधनों के न्यायपूर्ण और समावेशी आवंटन की बात करते हैं। मतलब भूमि का पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, पुनर्वितरण होना चाहिए, लेकिन इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस हेतु न्यायपूर्ण और समावेशी आवंटन होना चाहिए। मतलब हिंसा रहित, अहिंसात्मक तरीके से संसाधनों का न्यायपूर्ण और समावेशी आवंटन होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण की इसी संबंध में उनके द्वारा आलोचना की गई। ये हमने उनके समाजवाद का अर्थ और लक्ष्य, जो उनका समाजवाद है, जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद है, उनके द्वारा हमने जो 4 लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य दिए गए, उनको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं, उनके समाजवाद के लक्ष्यों को डिस्कस कर लिया। अब मार्क्सवाद, गांधीवाद को भी जानेंगे। पहले मार्क्सवाद और जयप्रकाश नारायण जी। मार्क्सवाद के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार है, किन बिंदुओं से वो आकर्षित हो रहे हैं, किन बिंदुओं का उन्होंने विरोध किया। तो अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने जाना कि श्रमिकों की क्या क्या समस्याएं हैं। ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जब वो अमेरिका में एजुकेशन पाने के लिए गए तो पैसों के अभाव में उनको खुद काम करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को जाना कि अमेरिका क्या पूरी दुनिया में श्रमिक वर्गों की क्या समस्या रही। कम्युनिज्म से भी, अर्थात समाजवाद से, मार्क्सवाद से उसी समय उनका मिलना जोड़ हुआ, उनको पढ़ा मार्क्स को उन्होंने उस समय। तो इसी से संबंधित कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद के विचार थे उन पर काफी प्रभाव रहा, क्योंकि उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को जाना और श्रमिक वर्ग को ध्यान में रखते ही जो कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए उनसे आकर्षित हुए। तो वो क्या, कौन से रहे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, मूल्य सिद्धांत, निजी संपत्ति का अंत और समाजीकरण की अवधारणा का जयप्रकाश नारायण जी पर काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन निजी संपत्ति के उन्मूलन के क्रम में उन्होंने अहिंसात्मक पद्धति को अपनाने की बात की। निजी संपत्ति का उन्मूलन, अभी तो वो मार्क्सवादी हैं, निजी संपत्ति का उन्मूलन, हिंसात्मक तरीके का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है अभी जब वो स्टूडेंट की एज में हैं तो भी मार्क्सवाद से ज्यादा प्रभावित हैं। अभी वो शुरुआती दौर में मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित रहे। और अभी हम आगे क्या देखते हैं कि 1934 में उन्होंने भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। 1940 के दशक तक वो गांधीवादी विचारधारा की ओर झुके। मतलब 1940 से पहले उन पर मार्क्स का ज्यादा प्रभाव था। हिंसात्मक क्रांति अभी देखा हमने, 1940 से पहले उन पर मार्क्स का ज्यादा प्रभाव था। इसी तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, मूल सिद्धांत, निजी संपत्ति का उन्नयन, ये इनके विचारों में ज्यादा हावी थे। और 1940 के बाद क्या होता है, उन पर गांधीवादी विचार, 1940 के बाद गांधीवादी प्रभाव पड़ने लगा, गांधीवादी प्रभाव परिलक्षित होने लगा। 1952 सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के साधन के रूप में अहिंसा पर विश्वास नहीं था। 1952 तक, 1952 से पहले जयप्रकाश नारायण जी मानते थे कि हिंसा होनी चाहिए, हिंसा जरूरी है। लेकिन 1952 के बाद गांधी जी के प्रभाव के कारण क्या होता है कि वो अहिंसात्मक तरीका, अहिंसा, उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। सीधी बात कहें तो उनकी अंतरात्मा जाग गई और अहिंसक हो गए। अब आते हैं उनके लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर।
और जयप्रकाश नारायण जी। अभी हमने उनके मार्क्सवाद पे प्रभाव जाना, फिर मार्क्सवाद की किस प्रकार उन्होंने आलोचना की वो जाना, मार्क्सवाद से हटके वो गांधीवाद की तरफ बढ़े, अब उनके लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर आते हैं। तो हमने देखा कि 1940 के तक आते आते मार्क्सवाद के प्रति उनका मोहभंग हो गया समाजवाद के, लेकिन जो मूल सिद्धांत थे समाज का कल्याण, मानव कल्याण, वो उनके मूल सिद्धांत अभी भी बरकरार रहे। उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। वो भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के अनुकूल समाजवाद को विकसित करने किया। समाजवाद को उन्होंने विकसित करने का काम किया भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल। उसके बाद क्या करते हैं, वो बताते हैं कि समाजवाद एक ऐसा जीवन दर्शन है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उनके समाजवादी विचारों को हमने जाना था, उनके जो 4 मूलभूत समाजवादी विचार थे उसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए वो क्या कहते हैं कि समाजवाद तो एक जीवन दर्शन है उनके अनुसार जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय और विवेकपूर्ण जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और सही भी है। जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, उसका कल्याण तो किया जाना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण, देश का निर्माण तो इसीलिए हुआ है। फैमिली के अंदर भी पालकों की भी यही भूमिका रहती है ताकि वो सभी बच्चों का समावेशी विकास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा विकलांग है उस पर ध्यान न दिया जाए, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो विकलांग है, जिसको ज्यादा जरूरत है केयर की, उस पर ज्यादा केयर की जाए, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। यही जयप्रकाश नारायण जी भी कह रहे हैं कि ऐसा जीवन दर्शन है जो स्वतंत्र, समानता और न्यायपूर्ण जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। समाजवाद और लोकतंत्र को उन्होंने एक दूसरे का पूरक माना। अभी हमने देखा कि समाजवाद को भारतीय लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अनुकूल डाला और बोलते हैं कि समाजवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। लोहिया जी के विचारों में हमने देखा था कि बिना समाजवादी मूल्यों के कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और हमने जाना कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में भी ओबामा केयर जैसी समाजवादी मूल्यों वाली योजनाएं लागू हुई। तो समाजवाद और लोकतंत्र को उन्होंने पूरक माना, हिंसात्मक तरीके का विरोध किया। क्योंकि जब हिंसा होती है, हिंसा होने के कारण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तत्वों का लोप हो जाता है। जब बंदूक चलती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन मारा जा रहा है, हिंदू मर रहा है कि मुस्लिम मर रहा है कि ईसाई मर रहा है या सिख मर रहा है। हिंसा बुद्धि को ढक लेती है। कौटिल्य जी ने भी कहा है, क्रोध बुद्धि को ढक लेता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसी संबंध में जयप्रकाश नारायण जी क्या कह रहे हैं कि जो हिंसात्मक क्रांति होती है, हिंसा का तरीका होता है, उस दौरान उसमें क्या होता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों खत्म हो जाते हैं। सामाजिक क्रांति के लिए जयप्रकाश नारायण जी संगठन प्रचार तथा संरचनात्मक कार्यों पर ज्यादा बल देने की बात करते हैं। गांधी जी के साधन साध्य संबंध से वो काफी प्रेरित रहे कि साधन की पवित्रता होना चाहिए, और उन्होंने साध्य मानव कल्याण को बताया। जो साधन साध्य, गांधी जी के साधन साध्य संबंध से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो गांधीवादी जो समाजवाद है, सर्वोदय और जयप्रकाश नारायण जी, हमने जाना कि मार्क्स के क्या विचार रहे, उनसे क्या प्रभाव पड़े। उसके बाद लोकतंत्र को समाजवाद को लोकतंत्र के निकट कैसे लेके आए। अब आते हैं गांधीवादी समाजवाद। तो हमने देखा कि साधन साध्य संबंध पे उनका काफी प्रभाव पड़ा। साधनों की पवित्रता की बात की, मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता की बात की उन्होंने, कि मानव तो साध्य होना चाहिए ना कि साधन। आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हेतु जनशक्ति में विश्वास, कि हमने देखा किस प्रकार उन्होंने राजनीति को लोकनीति में बदलने की बात की, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की। ये सब गांधीवादी समाजवाद से वो आकर्षित होके गांधीवादी समाजवाद के प्रभाव में उन्होंने ये सभी विचार प्रस्तुत किए। अब जो सर्वोदय समाजवाद है, सर्वोदय समाजवाद की स्थापना के लिए प्रेम, अहिंसा और करुणा, इन तीनों की शक्ति पर विश्वास किया। अभी हमने देखा था कि संपूर्ण क्रांति के क्रम में वो साधन के तौर पर संपूर्ण क्रांति हेतु उन्होंने 3 साधन बताए थे। उसमें जो 3 साधनों में सबसे पहला था कानून, अहिंसा और करुणा। यहां भी जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए प्रेम, अहिंसा और करुणा, इन्हीं शक्तियों पर विश्वास किया जाएगा ताकि सर्वोदय समाज की स्थापना की जा सके। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1949,
अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1949 में जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं, जयप्रकाश नारायण ने जिक्र किया कि किस प्रकार समाजवादी सर्वोदय समाजवाद की स्थापना की जा सके, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना की जाएगी। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सहकारी कृषि, सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सहकारी कृषि, भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, एमएसएमई उत्पादों पर नियंत्रण, राज्य की सीमित भूमिका, मतलब राज्य की भूमिका सीमित होना चाहिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो जो सर्वोदय के आदर्श हैं उनके, जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय, गांधीवादी सर्वोदय के जो आदर्श हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एक और है आर्थिक विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्य विहीन समाज, तीसरा अहिंसा पर आधारित समाज, और राजनीतिक सत्ता तथा विकेंद्रीकरण। क्रम बाई क्रम देखें तो आर्थिक विकेंद्रीकरण के क्रम में क्या बताते हैं कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयकरण नौकरशाही को बढ़ावा देता है, जो कि अनैतिकता को बढ़ावा देता है। केंद्रीकृत शासन प्रणाली का एक सूचक है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली का एक सूचक है। मतलब आर्थिक केंद्रीकरण की उन्होंने खिलाफत की, क्योंकि आर्थिक केंद्रीकरण के कारण नौकरशाही और नौकरशाही कारण भ्रष्टाचार, वही एक केंद्रीकरण का उदाहरण है, इसलिए सही नहीं है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में लोहिया जी क्या बोलते हैं कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य विहीन समाज, राज्य को एक आत्मा रहित मशीन माना और राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात की, नैतिकता को बढ़ाने की बात की, ताकि बाहरी दबावों की जरूरत ना पड़े और राज्य की भूमिका न्यूनतम हो। राज्य भी न्यूनतम राज्य भूमिका, मतलब राज्य के पास न्यूनतम अधिकार होना चाहिए, अधिकतम अधिकारों का स्रोत आम व्यक्ति होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, इस हेतु उन्होंने पंचस्तरीय, हमने देखा कि किस प्रकार वो पांच स्तरीय केंद्रीय विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करते हैं। अहिंसा संपूर्ण क्रांति का एक आधार माना, अहिंसा संपूर्ण क्रांति का एक साधन माना है जयप्रकाश नारायण जी ने, संपूर्ण क्रांति का साधन। ये सर्वोदय के आदर्श हमने डिस्कस किए, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं। अब आते हैं उनके आर्थिक विचारों पर। जो उनके आर्थिक विचार रहे, जयप्रकाश नारायण जी ने जो आर्थिक विचार दिए, उन सब बिंदुओं को हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं इसी क्रम में कि जो आर्थिक विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वावलंबन, श्रमिक एवं कृषक वर्ग का उदय, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्राथमिकता और भूमि का समान वितरण, ये सभी उनके विचार आते हैं आर्थिक विचारों के अंतर्गत। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार आर्थिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, ग्राम स्वावलंबन से क्या तात्पर्य है, श्रमिक एवं कृषक वर्ग से क्या तात्पर्य है, उनके उदय का किस प्रकार किया जा सकता है, श्रमिक एवं कृषक वर्गों का, कुटीर एवं लघु उद्योगों को क्यों प्राथमिकता देने की बात करते हैं, और भूमि का समान वितरण, ये सब बिंदुओं का हम डिस्कस करते हैं। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण पे आते हैं। तो उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था नौकरशाही को बढ़ावा देती है, शोषण को बढ़ावा देती है, लाइसेंस राज को बढ़ावा देती है। उनके कार्य का दशक रहा 1970, उसमें हम देखते हैं कि लाइसेंस राज, वो दौर लाइसेंस राज का दौर था। और किस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनेताओं से जो क्रोनी कैपिटलिज्म रहा, मतलब राजनेताओं से जुड़े हुए उद्योग वर्ग का, वो हम देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आम व्यक्ति है, इनोवेशन, व्यक्तिगत पहलों का, केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत पहलों को नष्ट करती है, अर्थात इनोवेशन कम होता है, इनोवेशन में गिरावट आती है। इसी के समाधान के तौर पर वो आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। ग्राम स्वावलंबन, जैसा कि हम उनकी 5 स्तरीय संरचना में देखते हैं कि ग्रामों से आवास से वो 2 चयनित सदस्यों को आगे क्षेत्रीय परिषद में भेजने की बात करते हैं। ग्राम स्वावलंबन हेतु विलेज एंटरप्राइज की बात करते हैं। कुटीर उद्योगों को ग्राम स्तर पर स्थापित करने की बात करते हैं। श्रमिक एवं कृषक वर्ग का उदय। जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि जो दलीय लोकतंत्र है उसमें क्या समस्या है दलीय लोकतंत्र के अंतर्गत, कि वो श्रमिकों को वोट बैंक की तरह देखते हैं। और हर राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनका मानना है कि राजनीतिक पार्टियां श्रमिक एवं कृषक वर्ग, उनको केवल वोट बैंक के तौर पर देखती हैं, उनके सही उत्थान के लिए काम नहीं करती।
कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि जो भारत की परिस्थितियां रहीं या एशिया की परिस्थितियां हैं उनके संबंध में जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि कुटीर एवं लघु उद्योग ही हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं। लेबर इंटेंसिव बोले तो कि जहां पर मानव श्रम की ज्यादा बाहुल्यता है, ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कुटीर उद्योग लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे तो बेरोजगारी कम होगी और आर्थिक उन्नति होगी। भूमि का समान वितरण हम उनके भूमि भूदान आंदोलन के दौरान, भूदान जो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, तो भूदान आंदोलन के दौरान उनके अहिंसात्मक पद्धति का हम देखते हैं कि किस प्रकार वो भूमि का समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टाइल लैंड, उसकी स्थापना हेतु अहिंसात्मक तरीके से भूदान आंदोलन में योगदान देते हैं। ये हमने उनके आर्थिक विचारों को जाना। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं, हमने जयप्रकाश नारायण जी को काफी डिटेल से डिस्कस किया। शुरुआत में हमने उनके जो 5 स्तरीय उनके विचार प्रस्तुत किए गए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के, उनको जाना, उनके समाजवादी विचारों को जाना, उनके तमाम विचारों को जाना। राष्ट्रवाद के संबंध में हम एक पॉइंट भूल रहे हैं, एक राष्ट्रवाद के संबंध में अंतरराष्ट्रवाद इसमें जोड़ नहीं पाए। राष्ट्रवाद या अंतरराष्ट्रवाद, जिसको कि उन्होंने जय जगत की संज्ञा दी। इस संबंध में उनके विचार, इन विचारों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कि उनके जो जय जगत, जो राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद के संबंध में जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए उनको जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो संगठित सैनिकवाद, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संगठित सैनिकवाद का विरोध किया। उस समय वो दौर था जिसमें कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी मोटे तौर पर। एक तरफ था यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ और एक तरफ था यूएसए द्वारा भरपूर कोशिश की जाती थी कि अपने दल में, अपने गुट की तरफ भारत का झुकाव किया जाए, लेकिन भारत में नॉन अलाइनमेंट, तटस्थता की नीति, नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हमने देखा कि वो समय सैनिकीकरण का दौर था, तो वो क्या करते हैं जयप्रकाश नारायण जी, संगठित सैनिकवाद की आलोचना करते हैं और समग्रवादी व्यवस्थाएं हैं जो, उनको खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि संगठित सैनिकवाद विनाश की ओर ले जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा कि किस प्रकार जो हथियारों की होड़ है वो विनाश की ओर ले गई, उसकी आलोचना करते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और उन्होंने एशिया और अफ्रीका दोनों को देखें तो दोनों अविकसित या अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र बाहुल देश रहे हैं। यहाँ एशिया महाद्वीप में देखें चाहे अफ्रीका महाद्वीप में, दोनों में ही विकासशील या अविकसित देशों का बाहुल रहे। एशिया में कुछ देश विकसित हुए, आगे थोड़ा बढ़े, जैसे जापान तो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन जो ज्यादातर देश जैसे कि चीन भी हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, सभी विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, भारत सहित। अफ्रीका में अविकसित देश, अल्प विकसित देश भी मिल जाएंगे आपको। तो इनके संबंध में जयप्रकाश नारायण जी क्या बोलते हैं कि एशिया और अफ्रीका की जो दलित मानवता के साथ, एशिया अगर यूरोप के कंपैरिजन में देखें, यूरोप और अमेरिका, इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो एशिया और अफ्रीका दलित ही जान प्रतीत होते हैं इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये आर्थिक रूप से उन्नत है, सामाजिक रूप से कितना उन्नत है। और सामाजिक रूप से उन्नत बोले तो कि इनके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स या किसी भी इंडेक्स में ये लोग टॉप करते हैं, और हम चाहे लोकतंत्र कैसे भी इंडेक्स हो, हम उसमें काफी बैकवर्ड है, पीछे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं। तो इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण जी एशिया और अफ्रीका को तो दलित की संज्ञा देते हैं कि ये जो संगठित सैनिक मानववाद है वो दलित, एशिया और अफ्रीका की दलित मानवता के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस हेतु उनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बताया गया कि जो संपूर्ण, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर संपूर्ण मानवता को बचाना है, एशिया और अफ्रीका का विकास करना है, तो इनके बुद्धिजीवी वर्ग
बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही ये इनका उदय किया जा सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना पड़ेगा। ये था जयप्रकाश नारायण जी का अंतरराष्ट्रवाद, या साधारण शब्दों में कहें तो जय जगत। जय जगत की अवधारणा, जय जगत। हमने जयप्रकाश नारायण जी को काफी डिटेल में डिस्कस किया, लगभग हर डायमेंशन से कवर किया, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। अब आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि और फिलोसफर्स कौन कौन से बच्चे हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी की हमने सब कुछ डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।